नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूं। इस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, पर यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो घटी है धर्मस्थला, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। बहुत ही पुरानी, पौराणिक और धार्मिक जगह है। यहाँ पर जो घटना घटी वो कुछ इस तरह से घटी। एक दिन एक व्यक्ति अचानक धर्मस्थला नामक जगह, जो कि कर्नाटक में स्थित है, हाथ में थैला लेकर के वहां के पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और एफआईआर दर्ज करवाता है। वह व्यक्ति धर्मस्थला के नजदीक नेत्रावती नदी और उसके आसपास के इलाके में सफाई करने वाला एक कर्मचारी रह चुका होता है। वहां हुए अनगिनत कत्ल, रेप और लाशों को ठिकाने लगाने वाला वह इकलौता गवाह होता है। ना चाहते हुए भी वह उन सब का सहभागी होता है। जब पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है, तो वह अपने साथ लाए एक थैले में से एक नरमुंड और कुछ हड्डियां निकालता है और उसको पुलिस को दिखाता है। और यह सब वह अकेले नहीं करता है, वह अपने वकील के सहायता से ये सब कुछ करता है और मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करता है। धारा 164 तब लगाई जाती है जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई गवाह या अपराधी अपना बयान दर्ज करता है और वह बताता है कि मैंने अनेकों महिलाओं, लड़कियों को दफनाया है, उन्हें जलाया है। जब यह खबर आग की तरह सब जगह फैल जाती है, एक भूचाल सा आ जाता है, तो इस खबर को सुनने के बाद वहां के अनेकों लोग अपने घर से लापता हुई लड़कियों और महिलाओं की शिकायत को लेकर के एक उम्मीद के साथ धर्मस्थला पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपना रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ये सारी खबर सुनकर के वुमेन पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ सब भड़क उठते हैं। इतना सब कुछ देखते हुए कर्नाटक सरकार को जल्दी में फैसला लेना पड़ता है और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एसआईटी का गठन किया जाता है और इस टीम में उन सारे हाई प्रोफाइल अफसरों को शामिल किया जाता है जिनका धर्मस्थला से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना हो, वो भी किसी रूप में। और इस टीम के हेड को बनाया जाता है प्रणब मोहंती जी को, जो कि डीजीपी ऑफ साइबर हेड हैं, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और वो अब इस टीम को लीड करेंगे और इस टीम में 20 से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस व्यक्ति ने जो अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है, जो उसकी अपनी कंप्लेंट है, उसमें उसने ऐसा क्या लिखा है जिससे सारे देश में एक भूचाल सा आ गया है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एफआईआर दर्ज किस संदर्भ में है। नंबर 1, धर्मस्थला और उसके आसपास हुए क्राइम और लाशों को दफनाना, जलाना और सबूतों को मिटाना। नंबर 2, अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो मारने की धमकी देना। नंबर 3, मेरे परिवार को मारने की धमकी देना। नंबर 4, मेरे द्वारा दफनाई गई लाशों को पुलिस के नेतृत्व में खुदाई करवाई जाए व उस पर कार्रवाई की जाए। इस विषय के संदर्भ में एक फर्स्ट हेड रिपोर्ट दर्ज करना और मुझे व मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। और वह शख्स आगे बताता है कि मैंने जो भी गलती की है, मैं उन सारे अपराध बोधों से भरा हुआ हूं। मुझे अपनी और अपने परिवार की चिंता थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं इस पाप को लेकर के जी नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैं अपना अपराध स्वीकार करते हुए इंसाफ चाहता हूं। जिन लोगों के साथ अपराध हुआ, उनके और उनके परिवार के साथ उन्हें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिन लोगों ने इन अपराधों को अंजाम दिया है वो लोग काफी शक्तिशाली हैं। जब मैंने नेत्रावती नदी और उसके पास वाले इलाके में काम करना शुरू किया, तब तो जब कोई लाश को दफनाने या जलाने आता था तो मुझे लगता था कि ये आत्महत्या का मामला होगा। पर जब मैंने देखा कि यहाँ पर लाई जाने वाली अधिकतर लाशें जवान लड़कियां और महिलाओं की होती थी, उन लाशों की, उन बॉडियों की हालत इतनी खराब होती थी कि ऐसा लगता था कि मानो उन्हें कितना प्रताड़ित किया गया हो। उनके शरीर पर चोटों के निशान होते थे, उनके गले पर गला दबाने का भी निशान होता था। लाशें बहुत बुरी हालत में होती थी। 1998 में जब मैंने अपने सीनियर सुपरवाइजर से ये सारी बातें बताई, ये कंप्लेंट की कि हमें यह सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए,
यहाँ जो कुछ हो रहा है वो गलत है, तो सुपरवाइजर ने मिलकर के 2-4 लोगों के साथ मुझे बहुत मारा, पीटा और मुझे धमकाया और कहा कि तुम्हें मार-मार के टुकड़े-टुकड़े करके यहीं दफना देंगे, जैसे हम औरों को दफनाते हैं, और तुम्हारे परिवार को भी जान से मार देंगे। और बताया कि तुमसे पहले जो व्यक्ति यहाँ पर काम करता था, वह यह सब काम करने से मना करता था, तो फिर हमने भी उसका वही अंजाम किया, उसको ऐसे गायब किया कि उसका आज तक किसी को पता ही नहीं है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब इस अपराध के साथ मेरा जीना बहुत मुश्किल है। मैं ग्लानि और पीड़ा से भर गया हूँ। इसीलिए अब मैंने तय कर लिया है, कितना भी संकट आए, मैं बोलूँगा और इस अपराध में शामिल जितने भी लोग हैं, उन सबको दुनिया के सामने लाऊँगा और जिनके साथ गलत हुआ है, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूँगा। जो नरमुंड और तस्वीरें मैंने पुलिस को दिखाई हैं, वह मैंने उन्हीं कब्रों से निकाली है, जहां मैंने लाशों को दफनाया था, और मैं पुलिस को इसकी जानकारी देने के लिए भी तैयार हूं। मैंने अनगिनत लाशों को दफनाया व जलाया है, मैं उन सब की जानकारी देने के लिए भी तैयार हूं। वह अपने बयान में यह लिखता है कि यह कंप्लेंट जिन लोगों के खिलाफ है, वह बहुत शक्तिशाली है लोग, और अपने खिलाफ बोलने वाले को पल भर में मिटा सकते हैं। इसीलिए कोई भी जानकारी देने से पहले मैं कोर्ट व पुलिस प्रशासन से अपने व अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हूं। वह अपने बयान में आगे लिखता है, जो इस अपराध में शामिल हैं, मैंने उनके नाम और अपराध, उनकी भूमिका का पूरा ब्यौरा पुलिस को लिखित में दे दिया है। अगर इस तफ्तीश के दौरान मुझे कुछ हो जाए या मैं कहीं और गायब हो जाऊं, मेरा कुछ पता ना चले, तो यह सब जानकारी पुलिस के पास मेरे द्वारा दी गई है और इसकी एक कॉपी मैंने अपने वकील वी धनंजय जी को भी दे दी है। तो यह सब बयान उस नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा एसपी को मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया और वह नकाबपोश व्यक्ति कहता है कि पुलिस को मैं वो सारी जगह ले जाने के लिए तैयार हूं, जहां जहां मैंने उन लाशों को दफनाया है। इस व्यक्ति ने 3 जुलाई 2025 को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद भी कर्नाटक पुलिस ने कहीं भी कोई जल्दी नहीं दिखाई और ना ही कोई एक्शन लिया। उस व्यक्ति और उसके वकील को कर्नाटक पुलिस आश्वासन देती है कि हम 16 तारीख को इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, कार्रवाई शुरू कर देंगे। आप घटना वाली जगह पर पहुंच जाना, हम पुलिस दल के साथ, लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाएंगे। और तय समय पर वह नकाबपोश व्यक्ति अपने वकील के साथ घटना वाली जगह पर पहुंचता है। काफी समय वहां पर इंतजार करने के बाद भी कर्नाटक पुलिस नहीं पहुंचती है। इस बात की सूचना वकील ने कोर्ट में दी। कोर्ट ने इस बात पर सफाई मांगी, तो इसके जवाब में एसपी ने यह कहकर के बात घुमा दिया कि हमें इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं है और हमें लगा यह व्यक्ति भाग जाएगा। हम इस व्यक्ति को परख रहे थे। इस तरह की ढिलाई को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया कि इस तरह की लापरवाही इस घटना में आगे ना हो। जल्द ही कर्नाटक सरकार इस पर एक्शन ले लेती है और कार्रवाई शुरू कर देती है। कर्नाटक सरकार एक एसआईटी का गठन करती है। महज 2-3 दिन की कार्रवाई के शुरू होने के बाद केंद्र सरकार प्रणब मोहंती को, जो कि इस एसआईटी के हेड हैं, जो इस केस को लीड कर रहे हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा उनकी जो पोस्टिंग है केंद्र से कर दी जाती है। लेकिन अब भी इस पर बातचीत जारी है। कर्नाटक सरकार चाहती है कि प्रणब मोहंती जी, जो एक साफ छवि वाले ईमानदार अधिकारी हैं, एक ऑफिसर हैं, वो इस केस को कंटिन्यू लीड करें केंद्र सरकार में रहते हुए। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस नकाबपोश व्यक्ति का नाम, उसकी पहचान, उसकी असलियत को छुपा दिया गया है। वो उसकी प्राइवेसी और उस सुरक्षा के हिसाब से सबके सामने नहीं बताया गया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर टीम का हिस्सा बन करके इस इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करे और यह मजिस्ट्रेट के सामने उसको एक नाम दिया गया है, एक्स, और इसको सर से पांव तक काले कपड़ों से ढका गया है और चेहरे पर भी एक काला मास्क है। इसकी आंखें और नाक को सिर्फ खोल दिया गया है। बिना किसी देरी के एसआईटी जांच को शुरू कर देती है और 30 लोगों के साथ, जिसमें खुदाई के भी मजदूर शामिल हैं, उनको लेकर के घटनास्थल पर पहुंचती है और मिस्टर एक्स के द्वारा
बताए हुए 13 जगहों पर अधिकारियों की निगरानी में उन सभी जगहों को चिन्हित कर दिया जाता है और फिर खुदाई का काम शुरू कर दिया जाता है। सभी घटना वाले स्थल पर पहुंचते हैं मिस्टर एक्स को लेकर के, और मिस्टर एक्स के द्वारा बताई गई 13 जगहों पर जो एसआईटी के अधिकारी हैं वो उन 13 जगहों को मार्किंग करते हैं, चिन्हित करते हैं। फिर उसके बाद खुदाई शुरू कर दी जाती है। जब पहले दिन पहले नंबर वाले मार्किंग किए जगह पर खुदाई की जाती है तो लगभग 15 फुट का गड्ढा करने के बाद भी वहां कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही अगले दिन 2 और 3 नंबर की मार्किंग वाली जगह पर जो खुदाई का काम शुरू किया गया, वहां खोदा गया तो फिर वहां भी कुछ खास नहीं मिला। फिर अगले दिन चौथे और पांचवें जगह पर जो मार्किंग की गई थी, जो जगह चिन्हित कर दी गई थी, उन 4 और 5 वाली जगह पर खुदाई शुरू कर दी जाती है। वहां पर भी कुछ खास हाथ नहीं लगता है, जैसे कि 1, 2 और 3 नंबर पर कुछ नहीं मिला। जैसे ही 6वें नंबर पर जो मार्किंग की वाली जगह होती है वहां खुदाई शुरू होती है। कुछ गहराई में पहुंचने के बाद सारे अधिकारी मशीनों के द्वारा जो खुदाई होती है उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि हाथों से खुदाई शुरू की जाए। और जैसे ही खुदाई वाले मजदूर मशीन से हट करके हाथों से खुदाई करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही जैसे 2 से 3 फुट के गड्ढे में जो खोदने वाले मजदूर हैं उन्हें एहसास होता है कि नीचे कुछ है, तो वो फावड़ा वगैरह जो गैंती होता है उससे छोड़ करके हाथों से खोदना शुरू कर देते हैं। और फिर जब उन्हें नीचे कंकाल, नरमुंड यानी कि खोपड़ियां और कुछ हड्डियां मिलती हैं तो सारे लोग चौंक जाते हैं और वो देखते हैं कि यह व्यक्ति जो एक्स नाम वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन उससे पहले उस एक्स व्यक्ति पर जब 1, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 और 5 नंबर की खुदाइयों में जो जगह चिन्हित की गई थी वहां पर कुछ नहीं निकला, तो उस टाइम पर सभी लोगों को इस एक्स नाम वाले व्यक्ति पर, इस नकाबपोश व्यक्ति पर शक होने लगता है कि यह झूठ तो नहीं बोल रहा है। लेकिन अब सबको यकीन हो गया कि यह नकाबपोश व्यक्ति जो जानकारी दे रहा है, जो बातें इसने बताई हैं, यह बिल्कुल सच बोल रहा है। फिर और सबका उस व्यक्ति के प्रति विश्वास बढ़ता गया और यकीन होता चला गया। फिर अगले दिन 7वें और 8वें नंबर की जगह पर जाते हैं और वहां खुदाई शुरू होती है। वहां भी कुछ खास हाथ नहीं लगता है। फिर अगले दिन 9वें और 10वें नंबर की जगह पर खुदाई करते हैं, वहां भी कुछ खास हाथ नहीं लगता है। फिर नंबर आता है 11वें नंबर पर, जहां पे 11वें नंबर पर उस नकाबपोश के द्वारा बताया गया था कि उसने यहाँ लाशें दफन की हैं, वहां पर खुदाई का काम शुरू होता है। जैसे ही 11वें नंबर पर खुदाई शुरू होती है, कुछ गहराई में खोदने के बाद वहां पर कुछ नरकंकाल, नरमुंड और 100 से ज्यादा हड्डियां निकलती हैं, तो सारे लोग चौंक जाते हैं और उन सारे नरमुंडों को, कंकालों को, हड्डियों को एसआईटी अपने कब्जे में लेकर के उसको बॉक्स में पैक करती है और जल्द ही यह हड्डियां फॉरेंसिक लैब में जाएंगी जांच होने के लिए। जिस दिन 11वें नंबर वाली जगह पर खुदाई हुई, उस रात को एसआईटी में एक अधिकारी जो कि मिस्टर एक्स यानी कि नकाबपोश व्यक्ति को धमकाता है, कहता है कि अपनी कंप्लेंट वापस ले ले और दी गई जानकारी को गलत बता दे। उसी रात एसआईटी का एक अधिकारी नकाबपोश व्यक्ति को धमकाता है और कहता है कि अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। उसे धमकाता है, उसे डराता है और कह दे उसके द्वारा दी गई जो जानकारी है वो गलत है, वो बयान गलत है। मिस्टर एक्स का वकील यह जानकारी कोर्ट में देता है और इसके ऊपर अभी जांच जारी है। और एसआईटी के अधिकारियों ने इस तरह की किसी भी बात को मना कर दिया है, उससे पल्ला झाड़ लिया है कि उन्होंने ऐसा किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। वैसे ही पहले ही एसआईटी के हेड जो इस केस को लीड कर रहे थे, मोहंती जी को केस से हटा दिया गया है। अब ऊपर से धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। अब इसे पता चलता है कि इस केस में कहीं ना कहीं बहुत बड़े पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशंका अब भी इस केस में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं से मिस्टर एक्स के ऊपर दबाव आएगा और कहीं ना कहीं उनको इस केस से हटने के लिए बाध्य करने की कोशिश की जाएगी। मिस्टर एक्स यानी कि नकाबपोश व्यक्ति ने जो 13 नंबर की जगह है जहां पर खुदाई होनी बाकी है, वो जगह सबसे ज्यादा खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्यों? क्या है ऐसा उस जगह पर कि उस पर सबकी नजर है? एसआईटी
के साथ साथ सरकार की और साथ में पूरे देश की नजर है कि इस जगह क्या निकलने वाला है, क्योंकि 13 नंबर की जो साइट है, जो जगह 13 नंबर की चिन्हित कर दी गई है, उस जगह पर सबसे ज्यादा लाशें दफन की गई हैं। ये बोला गया है मिस्टर एक्स के द्वारा, नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा। लेकिन एसआईटी के अधिकारी बताते हैं कि 13 नंबर की जगह जो चिन्हित करी गई है, जहां भी खुदाई करनी है, वो जगह बहुत ही अनकंफर्ट है। वहां पे खुदाई करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बांध बन चुका है और 2015 में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के कारण उस जगह पर बहुत सारी मिट्टी और मलबा भर चुका है। तो कितनी गहराई में वो लाशें होंगी, वो बॉडियां होंगी, वो कंकाल पड़े होंगे, इसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया। फिर एसआईटी ने जीपीआर मशीन की तकनीकी से वहां खोजने की कोशिश करने की बात कही, और जब एसआईटी ने पूरे कर्नाटक में जीपीआर मशीन को खोजने की बात की, लेने की बात की, तो पूरे कर्नाटक में ही जीपीआर मशीन उपलब्ध नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि कोई ना कोई इसके पीछे जो चाहता है कि ये जांच आगे ना बढ़े और 13 नंबर वाली जगह का जो सच है वो बाहर ना निकले। एसआरटी के द्वारा यह बात कर्नाटक सरकार तक भेजी गई कि जीपीआर मशीन यहां मदद लेनी होगी। तो फिर कर्नाटक सरकार ने जीपीआर मशीन को उपलब्ध कराया। फिर जाकर के 13 नंबर की जो जांच है वो आगे बढ़ी। खुदाई होनी है, एसआईटी के अधिकारी उसकी खुदाई 100 मीटर के आसपास तक के एरिया तक करेंगे और ये खुदाई अब शुरू हो चुकी है। अब इसमें से आगे क्या निकलेगा, कितने कंकाल निकलेंगे, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले एक शानदार इसी के अगले पार्ट में, अगले हिस्से में। तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले एक शानदार इसके अगले पार्ट वाली वीडियो में। तब तक आप लोगों से लेता हूं विदा। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।